चलो हाँ सी सम नंबर 14 सम देखो, पे अटेंशन। Start with the first step. Empty the balance sheet. Empty the balance sheet. बराबर है? What's your first step? Empty the balance sheet. Come on. Start करो. Capital. There are 3 partners: Shefali, Sadhna, and Sonali. There is Sheetal's loan. Will you make a separate account for Sheetal's loan? Why? She's not a partner. So start with बैलेंस। प्लीज बी क्वाइट नाउ। दो काफी इंपॉर्टेंट अलग एडजस्टमेंट है सब में, ध्यान देना। Listen now. Put your bags down. Bags नीचे। डेस्क में रखो या नीचे रखो? चलो। Last benches. Look at the board. Start with the first step. Empty the balance sheet. Okay. Yes, sir. Bank balance is 18,970. Remaining assets. Sir, joint life policy fund में transfer कर देना. That is what I'll explain now. So pay attention. Machinery, it is 141,750. Stock is 26,425. Life policy. Life policy is something new. For the first time, we are looking at this item, life policy. What is it? I'll tell you. Investments are 51905. Book debts means debtors 32,550. On the credit side, what will you do with RDD? You transfer it to realization credit 2100. Okay. And along with RDD, there is one more item called Joint Life Policy Fund. Can you see that? Joint Life Policy Fund. ये भी नया है, पहली बार देख रहे हो आप लोग। इसको भी हाँ लाइबिलिटी के साथ भी दिखा सकते हो, बट है RDD जैसा, तो अलग दिखाओगे तो भी चलेगा। एंड बाय लाइबिलिटीज में यू हैव गॉट क्रेडिटर्स, दैट इज 64,750. So look at the board, all of you. There are 2 new items. Can you see them? What are the 2 new items? One is joint life policy and one is joint life policy fund. Okay? ध्यान देना. What is a joint life policy? देखो हम लोग सीखते आ रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. व्हाट इज अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी? आप अपना इंश्योरेंस निकलवाते हो, प्रीमियम पे करते हो, फिर अगर डेथ वगैरह हो गई तो आपको क्लेम मिल जाता है, बराबर है? और वो पॉलिसी जनरली पर्सनल एक्सपेंस होता है. हमने 11th में भी देखा था लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे वगैरह सब पर्सनल एक्सपेंस होता है, बराबर है? ये वो नहीं है, ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी है. क्या है ये? जॉइंट लाइफ पॉलिसी, या इसको लाइफ पॉलिसी भी कहा जाता है. ये क्या है? दिस इज अ पॉलिसी टेकन बाय द बिजनेस, पूरा पार्टनरशिप फर्म ने निकाला हुआ है ऑन द लाइफ ऑफ ऑल द 3 पार्टनर्स टुगेदर. बिजनेस ये पॉलिसी निकलवाता है जानबूझ के on the life of all the 3 partners. And who pays the premium? So business. हर साल जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस का लाइफ पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, बट पर्सनल वाली नहीं है, बिजनेस ने निकाली है. और प्रीमियम भी कौन पे कर रहा है?
बिजनेस क्लेम है। क्यों किया जाता है ये चीज? अगर किसी की डेथ हो जाए, अगर किसी की डेथ हो जाए तो बिजनेस को बहुत झटका लग सकता है, लॉसेस में भी जा सकता है। तो वो अवॉइड करने के लिए यहां पर क्या होगा, अगर किसी की डेथ हो जाए तो बिजनेस को क्लेम मिल जाएगा, तो सपोर्ट मिल जाएगा पैसों, तो बिजनेस रुकेगा नहीं। तो सेफ्टी मेजर के लिए कभी कभी पार्टनरशिप फॉर्म ही अपने पार्टनर्स के ऊपर जॉइंट लाइफ पॉलिसी निकाल के रखते हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ ये पॉलिसी किसकी है, पर्सनल वाली है कि बिजनेस ने निकाली? बिजनेस ने निकाली। ठीक है, तो फिर ये वैल्यू क्या है 49,000? दिस इज कॉल्ड एज द वैल्यू ऑफ योर प्रीमियम्स, सरेंडर वैल्यू कहा जाता है इसको। व्हाट डू यू कॉल इट? सरेंडर वैल्यू। मतलब इसका मतलब क्या है कि जरूरी नहीं कि हर बार कोई मर जाए, अगर कोई ना मरे तो आप पॉलिसी डिसकंटिन्यू भी कर सकते हो। तो जब आप पॉलिसी डिसकंटिन्यू करोगे तो कुछ ना कुछ पैसा आपको वापस मिलेगा फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, दैट इज कॉल्ड एज सरेंडर वैल्यू। दैट इज कॉल्ड एज, वो बेसिकली आपका प्रीमियम ही है, आपका जो प्रीमियम आपने पे किया है पूरा नहीं मिलेगा, उसका एक्सपेंस कमीशन सब काट कूट के आपको पैसा मिलता है। दैट्स कॉल्ड सरेंडर वैल्यू। सुना जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद। तो मर गए तो क्लेम मिलेगा, क्लेम इतना नहीं मिलेगा, क्लेम बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 10 लाख 15 लाख 20 लाख का क्लेम होगा। बट अगर किसी की डेथ ना हुई, जैसे कि यहाँ पे बिजनेस बंद हो रहा है, अभी बिजनेस बंद हो रहा है तो पॉलिसी रख के क्या करोगे ना, बिजनेस बंद हो रहा है तो आप पॉलिसी भी क्या करोगे, कंपनी को वापस सरेंडर कर दोगे, डिसकंटिन्यू कर दोगे। तो आपको क्या मिलेगा उसके रिटर्न में? गेट आउट, गो यू आर नॉट वेल एवरी डे, यू सिट होम, बी वेल एंड देन कम बैक, गो, गेट लॉस्ट, लीव। नाउ बोला ना गेट लॉस्ट, वापस नहीं आने का, टाइम पे आने का तो टाइम पे आनेगा, नहीं तो आने का नहीं। टेस्ट में भी लेट, क्लास में भी लेट, ये क्या वो फंक्शन चालू है क्या, वेटिंग, जब भी आने का, जब भी जाने का। हाँ, गेट लॉस्ट। क्या नहीं चाहिए भाई। So, what is joint life policy? It is a policy taken on the life of all the partners together. It is a policy taken on the life of all the partners together. किसी की डेथ हो जाए तो आपको क्लेम मिलेगा, बट अगर डेथ ना हो तो आप पॉलिसी क्या करोगे, डिसकंटिन्यू करोगे। डिसकंटिन्यू मतलब उसको बोलते हैं सरेंडर करना। क्या करते हैं? सरेंडर मतलब बेचना। You are basically selling the policy back to the company. So you'll get something that is called as surrender value. What is that surrender value? आपका खुद का प्रीमियम्स जो आपने भरा हुआ है, लेकिन पूरा प्रीमियम्स नहीं मिलता है। आपने समझो यहाँ पे 80-90 हजार प्रीमियम भरा होगा, एक्सपेंस कमीशन सब काट के आपको अराउंड 49,000 जितना मिले। तो ये वो है, ये सरेंडर वैल्यू पे आपको दिख रहा है कि अप्रोक्सीमेटली इतना पैसा आपको मिल सकता है। दैट इज दिस, दैट इज दैट एसेट। इज इट क्लियर? द प्रीमियम्स व्हिच यू हैव ऑलरेडी पेड, लेस एक्सपेंसेस एंड ऑल। तो पॉलिसी को आपको कैसे ट्रीट करना है इन द प्रॉब्लम? यू ट्रीट द पॉलिसी जस्ट लाइक एनी अदर एसेट। You treat the policy just like any other asset. Treat it like any other asset. Just like you have debtors, you have machinery, stock, book debt का मतलब debtor, वैसे ही joint life policy है, asset के जैसे ही ट्रांसफर करना है। ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिमेन्स सेम। अब उसके सामने आपको एक और आइटम दिख रही है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड दिख रहा है। दिस इज वेरी सिमिलर टू आरडीडी। आरडीडी आप किस लिए बनाते हो? बैड डेट का लॉस अब्सॉर्ब करने के लिए। बैड डेट का लॉस अब्सॉर्ब करके जो बचा कुचा वो पार्टनर में चला जाएगा। वैसे ही आपने ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड किसके लिए बनाया है? टू सपोर्ट जॉइंट लाइफ पॉलिसी। मतलब आपको लगता है कि अराउंड 49,000 मिलेगा, आपको लगता है अराउंड 49,000 मिलेगा बाय सरेंडरिंग द पॉलिसी, बट जरूरी नहीं एग्जैक्टली उतना ही मिले। कंपनी अपने अपने प्रीमियम चेंज करती रहती है, वैल्यूज चेंज करती रहती है। तो आप कहीं उठ के कल गए और आपको बोला गया कि 40 ही मिलेगा। कितना मिलेगा? 40। तो 9,000 का क्या हो जाएगा? लॉस। तो वो लॉस अब्सॉर्ब करने के लिए आप क्या बनाते हो? जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड। अब ये इतना बड़ा अमाउंट क्यों है 49? अगर लॉस होता तो 5-10 हजार जितना रखते, इतना बड़ा क्यों रखा हुआ है? इतना बड़ा रखने का एक और रीजन है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड का एक यूज है कि टू अब्सॉर्ब द लॉस, जो लॉस हुआ वो तो अब्सॉर्ब करने के लिए पड़ा है। दूसरा क्या है, कभी कभी पार्टनर है ना, एक पॉलिसी को सरेंडर करके दूसरी खरीदता है।
एक पॉलिसी को सरेंडर करके वहां उनको ल्यूक्रेटिव नहीं लग रहा हो, ज्यादा प्रीमियम चार्ज करते हो, उसकी डिसकंटिन्यू करके दूसरी पॉलिसी खरीदते हैं। तो दूसरी खरीदने के लिए जो पैसे चाहिए फंड के सामने वो एसेट में पड़े हुए रहेंगे। तो वो फंड इसके लिए भी क्रिएट किया जाता है कि उसके सामने का पैसा आप नया पॉलिसी खरीदने के लिए यूज कर सकते। इज इट क्लियर? तो फंड के दो पर्पसेस होते हैं। एक होता है आपका लॉस अब्सॉर्ब करना, जस्ट लाइक आरडीडी, और दूसरा अगर पॉलिसी खरीदनी है नई वाली तो फंड के अगेंस्ट जो पैसा है उससे आप खरीद सकते। दैट इज अनदर यूज। ओके, in your problem, how will you treat your policy? You will treat it like any other asset, like your normal asset. How will you treat your joint life policy fund like RD? You transfer it, but you don't pay off. उसको pay off नहीं करना है। उसकी एंट्री भी वही होती है। आरडीडी क्रिएट करने की एंट्री क्या होती है? पीएनएल टू आरडीडी। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड क्रिएट करने की भी एंट्री वही है, पीएनएल टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड, पीएनएल टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड। इज इट क्लियर? फंड क्रिएट करने की भी एंट्री रिमेन्स सेम। अपना ही प्रॉफिट है, लॉस अब्सॉर्ब करने के लिए रखा हुआ है। अगर कुछ लॉस हुआ तो अब्सॉर्ब करके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। बात समझ आई? तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी यू कैन ट्रीट इट लाइक डेटर्स एंड पॉलिसी फंड यू कैन ट्रीट इट लाइक आरडी। जस्ट रिमेंबर टू ट्रांसफर इट बट डोंट पे ऑफ। ट्रांसफर इट बट डोंट पे ऑफ। इज इट क्लियर? अरे इधर पॉलिसी है ना, अगर ये पॉलिसी सरेंडर, समझो बिजनेस कंटिन्यू हो रहा और आप ये पॉलिसी डिसकंटिन्यू कर, पॉलिसी बेच के 40,000 रुपए आएंगे या 45,000 आएंगे ना, तो एंट्री क्या होगी? बैंक टू पॉलिसी। वो तो उधर ही पड़ा रहेगा ना, लाइबिलिटी में होगा। लाइबिलिटी में फंड है, एसेट में पॉलिसी है। फिलहाल ये है, लाइबिलिटी में फंड है, इधर जेएलपी फंड है 49 और इधर जॉइंट लाइफ पॉलिसी है 49। कल उठ के अगर आपको कंटिन्यू करना है, इसको बेच के नहीं खरीदनी है, तो इसको बेचोगे तो इधर बैंक आ जाएगा ना 45 जितना व्हाटएवर, और लॉस ही अब्सॉर्ब कर लेगा तो ये भी 45 हो जाएगा। अब अगर ये फंड ना होता तो आप ये पैसे किधर भी इस्तेमाल कर ले, बट ये फंड है तो आपके नजदीक में ध्यान है कि ये फंड का पैसा आपको किसके लिए यूज करना है? पॉलिसी खरीदने के लिए। तो नई पॉलिसी आप वापस यही पैसे से खरीद सकते हैं। उसकी भले ही जितने भी प्रीमियम आप पे करो 45, 40, 30 व्हाटएवर, बचा हुआ वापस कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। एक्स्ट्रा है तो ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल। जैसे आरडीडी एक्सेस होता है तो वापस कैपिटल में चला जाता है, फंड भी एक्सेस हो तो ट्रांसफर हो जाएगा। सो ऐसा है। तो ट्रीटमेंट समझ में आई आपको? हाँ बोलो। हाँ सेम हो सकता है या 19-20 का फर्क हो सकता है। ये 49 है तो ये 45 हो सकता है, 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर। और आपने बोला बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर कंटिन्यू हो रहा है तो नया पॉलिसी निकलवाने के लिए काम आता है। अभी तो डिसकंटिन्यू हो रहा है तो ये जो एक्स्ट्रा फंड में जो पैसा है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्ट। सर तो વધારે અમાઉન્ટ આવી શકશે લાઈફ પોલિસીમાં ઓલી સાઈડ આ સાઈડ ના, मैक्स टू मैक्स इट विल बी 49। ये 49 है तो ये मैक्स 49 है, या 45 या 40 या 35 या इससे ज्यादा नहीं। सॉरी, क्लेम नहीं है, ये फंड है। फंड मतलब अपना ही रिजर्व क्रिएट करके रखा हुआ है। क्लेम तो ज्यादा ही होता है। ये तो क्या लिखा है, आज बेचोगे तो 49 मिलेगा, बट आपको क्लेम अगर किसी की डेथ हो गई ना तो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख मिलेगा। वो क्लेम वैल्यू होती है, ये डिसकंटिन्यूइंग वाली वैल्यू। क्लियर विद दैट? हम इसमें किसी का डेथ हुआ, हाँ, तो इसमें सपोज किसी का डेथ हो गया तो आपको क्या मिलेगा? क्लेम मिलेगा। तो 15 लाख रुपए का क्लेम मिला आपको। कितना मिला? वो 15 लाख खाली वो डेड पार्टनर को नहीं जाएगा, तीनों को जाएगा इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि प्रीमियम तीनों ने भरा है तो उसका पैसा भी तीनों को जाएगा। खाली 15 लाख डेड को नहीं जाएगा, तीनों को डिस्ट्रीब्यूट होगा 2:1। और फिर वो बैलेंस ऐड होके फैमिली को होगा, लीगल है तो हाँ लीगल है, डेथ में करते हो ना।
सीएम से इधर नहीं, अब शीतल लोन बोल रहा है हाँ लिख रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर अभी? ये दोनों आइटम समझ में है? अच्छा, एक और लाइबिलिटी मेरी मिस हो गई है यहाँ पे, शीतल्स लोन। शीतल्स लोन भी है, कितना है? 35 टोटल। अभी देखो एडजस्टमेंट्स पढ़ो। फर्स्ट स्टेप इज सेल, व्हाट इज सेकंड स्टेप? सेल आउट द एसेट्स। देख लो एसेट्स आएगा टोटल, बोलो क्या है? 301,630 हाँ लेट्स सेल आउट द एसेट्स। उसमें ना वेरी फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, ये भी कुछ अलग है। ऑन स्क्रूटिनी it was noticed that investments worth 10,500 owned by the firm were left out to be recorded. Left out to be recorded मतलब है unrecorded. So what is the book value? 0. This was given to the creditors against their dues at this value of 10,500. This was given to the creditors against their dues at this value of 10,500. तो हुआ क्या है बेसिकली, आप ऐसे इमेजिन करो कि आपने जो इन्वेस्टमेंट थे वो तो अनरिकॉर्डेड थे, लिखना मत, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सपोज आपने वो इन्वेस्टमेंट बेचे होते, आपने वो इन्वेस्टमेंट बेचे होते तो आपको पैसे मिलते, तो इधर आता बाय बैक, डोंट राइट दिस। इन्वेस्टमेंट कितना आता? 10,500 बराबर है। और फिर आप वो पैसों से क्रेडिटर को चुका देते, तो टू बैंक क्रेडिटर्स 64,750। बट इन रियलिटी क्या हो रहा है? इन्वेस्टमेंट आपने बेचा नहीं, पैसे कलेक्ट नहीं किए, आपने क्या किया? 12 बारी वो इन्वेस्टमेंट उठा के दे दिया क्रेडिटर्स इन सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। अब प्रैक्टिकली उसकी एंट्री होती है, पहले इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड होते हैं, इन्वेस्टमेंट टू रिजर्व, फिर क्रेडिटर्स टू इन्वेस्टमेंट्स, और फिर ये आते हैं रियलाइजेशन। बट यहाँ पे आपको वो सब नहीं है, आपको खाली डायरेक्ट एंट्री करनी है। डायरेक्ट मतलब क्या? आपने ये इन्वेस्टमेंट उठा के दे दिए क्रेडिटर को, तो इधर से भी 10.5 हटा दो और इधर से भी 10.5 हटा दो, मतलब इन शॉर्ट आप क्रेडिटर्स को 54,250 पे कर, बस डायरेक्टली 10,500 कम। वही हुआ ना, 10,500 लो और पे करो। मैंने दोनों जगह से 10,500 उड़ा दिया, तो हाउ मच आर वी पेइंग नाउ? 54,250। आपको वो सब एक्स्ट्रा एंट्रीज करने की नहीं है, 12th में वो सब नहीं है। तो इन शॉर्ट, अगर आपने कोई अनरिकॉर्डेड एसेट, अगर आपने कोई अनरिकॉर्डेड एसेट किसी लायबिलिटी को सेटल करने के लिए दिया है, तो उसकी कोई एंट्री आने वाली, नो एंट्री फॉर दैट। Directly you pay your liability at the revised value. You pay them that much less. Suppose the investment value was 20,000 और आपने इन्वेस्टमेंट उठा के क्रेडिटर्स को दे दिया, तो क्या पैसा आया, क्या पैसा गया? यहाँ पे कोई नहीं करेगा, सीधा 20,000 इधर से कम कर देगा। 64,750 की जगह 64,750 की जगह। Whenever you give an unrecorded asset to your any liability, creditor, bank loan, bills payable, directly pass the rating. वो देने की कोई एंट्री आने वाली, पहले इन्वेस्टमेंट टू रिजर्व रिकॉर्ड होगा, फिर क्रेडिटर टू, फिर जो रिवाइज वाली होगी वही यहाँ पे दिखेगी। तो क्रेडिटर इधर 64,750 की जगह 54,250 ऐसा हो, और फिर उतना पे हो, बट वो नहीं है। हाँ, अनरिकॉर्डेड था ना, तो एसेट आया तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो पहले इन्वेस्टमेंट, एसेट बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, समझा? वो अभी नहीं करना है, वो होता है। अभी क्या करना है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू क्रेडिटर, मतलब एंट्री नहीं करनी, क्रेडिटर को दे दिया, गॉन, और सीधा नेट अमाउंट पे। अरे अभी थोड़ी, पहले एसेट रियलाइज हो गया ना, करते हैं। अब देखो शुरू करते हैं सेल ऑफ एसेट से। मुझे बताओ, विल यू राइट दैट अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट का एंट्री ओवर हियर? आर वी गेटिंग मनी? आर वी पेइंग एक्स्ट्रा? नो, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट उठा के दे दी, तो पैसा वैसा कुछ आया नहीं, बराबर है। आगे बढ़ो, देखो क्या दिया है, कौन सा एसेट रियलाइज हो रहा है, देखो। Second point, the life policy was surrendered for 42,000.
So surrender value that is sale value. तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितने में बेची आपने? 42 में बेची. आपको क्या लग रहा था कितने आएंगे? 49, लेकिन आए 42. तो where will that loss of 7,000 be absorbed in पॉलिसी फंड? ये 7 का ऑब्जर्व हो गया. स्टिल फंड में कितना पड़ा? 40. वो किसको चला जाएगा? पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूटर पे चला जाएगा. क्रेडिट इज ग्रेटर देन अपना ही प्रॉफिट. लॉस को ऑब्जर्व करने के लिए और नई पॉलिसी के लिए रखा हुआ था. एक बार वो काम हो गया डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स. आपको कुछ नहीं करना, अपने आप होने वाला है. क्रेडिट माइनस डेबिट. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज वेरी सेम. जैसा कोई भी एसेट रियलाइज हुआ वैसे कितने का कितने में सेम. गॉट इट? Just remember not to pay off your life policy fund. Then Shefali agreed to take over investments for 61,250 and to pay off Sheetal's role. वो take over किया उसने. Sadhana took over stock at 24,500 and book debts of 17 at 40. वो भी take over है. Machinery realized 292,500. तो machinery से सीधा डबल हो जाएगा. 292,500 कुछ भी हो सकता है. इसका requirement है, क्या डिमांड है, you don't know. And remaining debtors realized at 50% of the book value. Board पे देखो. What is the value of your debtors? 32,550. क्या ये पूरे के पूरे रियलाइज हुए हैं? इसमें एक पॉइंट ऊपर भी था, ध्यान से पढ़ो सब. साधना टुक ओवर स्टॉक वाला पॉइंट मिला आपको? 4 पॉइंट. एंड बुक डेट्स ऑफ 17 at 40. बुक डेट मतलब डेटर. बुक डेट मतलब डेटर. 17,000 के डेटर साधना कितने में लेके गए? 14 में लेके गए. और बचे कितने? 15,550. ये रियलाइज हुए. ये दिया हुआ है आपको पॉइंट नंबर 5 में. रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज एट 50% ऑफ द बुक वैल्यू. इसका 50% कितना? 7775. बराबर. परफेक्ट. 7775 is what you have realized. तो डेटर से पैसे कितने आए? 21,775 हैं? इतना ही आया ना. यही तो रियलाइज प्राइस. ये तो टेक ओवर हुआ है. ओ भाई, आधा तो टेक ओवर करके गई ना साधना. जो आधा बचा, आधा मतलब जो बचा उसका हाफ मिला. तो पैसे कितने से आए? इतने से आए. 7775 इतने पैसे मिला. सॉर्टेड. टोटल करो इतने ही एसेट से पैसा आ रहा है. हाँ 341 ओरल मत लिख के.